नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। भारत सरकार ने इस वर्ष 5 भारत रत्न देने का घोषणा किया है, जबकि आज के दिन 3 भारत रत्न की घोषणा की गई है। लेकिन यह जो 3 भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, वह निश्चित रूप से चुनाव को ध्यान में रखकर देने की घोषणा की गई है। भारत रत्न किसी को मिले, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन मिलने वाले लोगों की योग्यता, क्षमता, राष्ट्र में योगदान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज जिन लोगों के नामों की घोषणा की गई वो चौधरी चरण सिंह, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहे। दूसरे रहे नरसिंहा राव और कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन। एक तमिलनाडु से, दूसरा पुराना आंध्र प्रदेश से और तीसरा उत्तर प्रदेश से दिया गया है। इससे पहले कर्पूरी जयंती के एक दिन पूर्व भारत सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का घोषणा किया है। चलिए, सब ठीक है। आज मैं चौधरी चरण सिंह के कार्यों पर थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे और लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ के नूरपुर जिले में हुआ है और 23 में ये विज्ञान से स्नातक कर गए और 25 में आगरा से मास्टर की डिग्री इन्होंने हासिल कर ली और 26 में इन्होंने विधि की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद ये अपने व्यवसाय में लग गए, गाजियाबाद चले गए और फिर वहाँ जब इनका व्यवसाय नहीं चला, फिर मेरठ वापस आ गए जो इनका पैतृक घर था और इसके बाद ये कुछ वर्षों के बाद ये कांग्रेस में शामिल हो गए। 29 में ये गाजियाबाद से 1929 की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद से वापस आते हैं और जब कांग्रेस में शामिल होते हैं इनको तुरंत 1937 में छपरौली से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाती है और विधानसभा के लिए ये चुने जाते हैं और फिर ये 46 में, 1952 में, 1962 में, 67 में विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के टिकट पर चुने जाते हैं। कांग्रेस ने इनको कितना सम्मान दिया इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। 1946 में गोविंद बल्लभ पंत के सरकार में संसदीय सचिव, राजस्व, चिकित्सा, लोक न्याय, सूचना समस्त अनेक विभागों का दायित्व इनको दिया गया था और जब जून 1951 में फिर इनको राज्य का कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया और 1952 में जब संपूर्णानंद की सरकार बनी तो उसमें इन्हें राजस्व और कृषि मंत्री बनाया गया और 1960 में जब चंद्रभानु गुप्ता की सरकार बनी तो उसमें गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग और कृषि मंत्री बनाए गए। सुचिता कृपलानी के सरकार में भी कृषि और वन मंत्री बने, ये 62-63 की बात है और फिर जब चंद्रभानु गुप्ता की सरकार बनी 14 मार्च 1967 को फिर ये उनके सरकार में मंत्री बने
और इनकी लीला देखिए, इनका मन मुख्यमंत्री बनने के लिए छटपटा रहा था और इन्होंने क्या किया कि मुख्यमंत्री बनने के लिए इनका जो पार्टी कांग्रेस था, जिसने इनको एक पहचान दिया था, जिसने इनको आगे बढ़ाया था, जिसने हर प्रकार का मंत्रालय दिया था, कृषि जैसे मंत्रालय दिया था, गृह मंत्रालय बनाया, गृह मंत्री बनाया था, उस पार्टी को ये तोड़ देते हैं। चंद्रभानु गुप्ता की सरकार, चूंकि अल्पमत की सरकार थी, तो वह सरकार गिर जाता है और यह जो है विपक्षी दलों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्योंकि 1967 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को 199 सदस्य आए थे, जबकि सरकार बनाने के लिए 213 सदस्य चाहिए थे और कांग्रेस अन्य निर्दलीय को मिलाकर सरकार चला रही थी। लेकिन 13 सदस्य को तोड़ लेने के कारण, चूंकि उस समय दल बदल कानून लागू नहीं था, और 13 सदस्य जब चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के तोड़ लेते हैं, तो ये जनसंघ के समर्थन से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के समर्थन से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से, स्वतंत्र पार्टी के समर्थन से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के समर्थन से, रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन से, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी जैसे अन्य गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से ये भानुमती का कुनबा बनाकर ये सरकार चलाते हैं। और वह सरकार बहुत दिनों तक चल नहीं पाती है, क्योंकि इनके पास मात्र 13 विधायक थे, जनसंघ के पास 98 विधायक थे और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के पास 44 विधायक थे, सीपीआई के पास 13 विधायक थे, स्वतंत्र पार्टी के पास 12 विधायक थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पास 11 विधायक थे। तो इस प्रकार से जो छोटे और निर्दलीय 37 थे, जिसमें 22 सदस्य इनको समर्थन दे रहे थे। तो ये भानुमती का कुनबा के साथ ये सरकार चलाए। लेकिन कांग्रेस, जिनकी मातृ पार्टी थी, कांग्रेस जो 52 से इनको पहचान दिया था, 1946 से ही दिया था और लगातार इनको मंत्री बना के रखे हुए था, महत्वपूर्ण विभाग दे रहा था, मुख्यमंत्री बनने के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया, आखिरकार मुख्यमंत्री बन ही गए। यह इनकी पहली घटना है, लेकिन भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ये बार बार करते हैं। आगे जब देखेंगे तो इसके बाद पुनः ये 70 में कांग्रेस कितनी बड़प्पन की इनके साथ, वह देखिए कि कांग्रेस पार्टी तोड़ देने के बावजूद 1970 में कांग्रेस पुनः इनको मदद करके दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करता है और चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनते हैं। खैर, हम आगे चलें। इनकी स्थिति देखिए, ये जब आपातकाल कांग्रेस के द्वारा लगाया जाता है, ये जेल जाते हैं और जेल जाने के बाद जब 1977 में सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 23 मार्च 1977 को, तो उसमें ये गृह मंत्री बनाए जाते हैं। इनका लीला देखिए, जब ये गृह मंत्री बनाए जाते हैं तो ये 1 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और कहाँ से गिरफ्तार करते हैं? तो इंदिरा गांधी का जो विलिंगटन क्रिसेंट आवास था, वहाँ जाकर ये गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसके बाद न्यायालय में जब उपस्थिति होती है, कोर्ट के द्वारा कहा जाता है इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि इनको मैं हिरासत में रखूं। और फिर जो है इंदिरा गांधी को कोर्ट के द्वारा तुरंत छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था जिसके कारण इंदिरा गांधी को कस्टडी में न्यायालय रख सकता। और इस ख्याल से आप देखें तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा गलत कदम था। एक पूर्व प्रधानमंत्री को एक गृह मंत्री के आदेश से जिस कदर हिरासत में लिया गया और न्यायालय में उपस्थापित किया गया और न्यायालय के द्वारा उसको बरी कर दिया गया कि इसको हिरासत में रखने का जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया वो कोई कारण नहीं बनता है, इसलिए इसको हम हिरासत में नहीं रख सकते हैं। यह मोरारजी सरकार पर के करारा तमाचा था। वह
चौधरी चरण सिंह के द्वारा किया गया। चौधरी चरण सिंह मोरारजी सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। कभी भी चौधरी चरण सिंह मोरारजी सरकार को चैन का सांस लेना नहीं दे रहे थे, दम धरने नहीं दे रहे थे, वो हाँफ रहे थे। जबकि मोरारजी सरकार भी जो थी वो भी एक गठबंधन की सरकार थी, जनता पार्टी के सरकार के मुखिया थे मोरारजी देसाई के सरकार। लेकिन चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेसी थे और मोरारजी भाई भी कांग्रेसी, पूर्व कांग्रेसी थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह मोरारजी सरकार को स्थिर देखना नहीं चाह रहे थे, जबकि जनसंघ का बहुत बड़ा वर्चस्व था उस सरकार में और इनकी संख्या कम थी। लेकिन बावजूद जो स्थिति बनी वो बार बार परेशान कर रहे थे। और परेशान किस कदर कर रहे थे, जब इंदिरा गांधी को न्यायालय ने छोड़ दिया तब इन्होंने मन बनाया कि और किस प्रकार से इस सरकार को डिस्टर्ब किया जाएगा, तो इन्होंने सरकार से त्याग पत्र दे दिया। इनका मन था कि हम प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, तो गृह मंत्री से त्याग पत्र दे दिया। और उससे पहले इन्होंने क्या किया कि 9 सरकार को बर्खास्त करवा दिया। राज्य में जो 9 कांग्रेसी सरकार थी उसको राज्यपाल को पत्र देकर, मुख्यमंत्री को पत्र देकर और उस सरकार को कहा कि नहीं, अब इस सरकार के रहने का कोई हक नहीं है, और 356 लगाकर एक निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया। जिसके लिए विपक्षी हमेशा हल्ला किया करते थे कि नहीं, ये गलत काम होता है, 356 का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जनता पार्टी की जब सरकार आई और उसके गृह मंत्री जब बने चौधरी चरण सिंह, तो 9 निर्वाचित सरकार का बर्खास्त करने का काम जो है सो वो चौधरी चरण सिंह के जिम्मे गया और उन्होंने अपने बलबूते पर बर्खास्त कर दिया। जिससे काफ़ी नाराज़गी थी मोरारजी देसाई में कि ये सब क्या हो रहा है। इंदिरा गांधी के गिरफ्तारी पर जयप्रकाश नारायण ने असहमति व्यक्त की थी, सरकार के जो बर्खास्त की हुई उस पर जयप्रकाश नारायण ने असहमति व्यक्त की थी। लेकिन जेपी जो 1977 के आंदोलन के कर्ता धर्ता थे उनको अनदेखा करते हुए और चौधरी चरण सिंह ने अपने मनमाने ढंग से अपने तानाशाही रवैया को आचरण करते हुए उन सरकारों को बर्खास्त किया था और इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया था। और न्यायालय में जब मुक्की खा गई, सरकार को चेहरा दिखाने की स्थिति नहीं बनी थी। लेकिन बावजूद जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, कहा कि नहीं, जब इंदिरा गांधी को न्यायालय ने छोड़ दिया है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैंने ये गलत कार्य किया है और इसके लिए हम इस पद पर रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन मोरारजी देसाई मिला के सरकार चलाना चाहते थे। वो देख रहे थे कि ये जो ही सरकार से निकलेगा ये फिर हल्ला करेगा, तो फिर भी लेकिन बाद में वो क्या किया कि त्याग पत्र दे दिया और 1 जुलाई 1978 को ये त्याग पत्र दे दिया। बावजूद फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया बहुत हल्ला हंगामे के बाद। लेकिन मोरारजी ने इनको फिर से मनाया और 24 जनवरी 1979 को इन्हें वित्त मंत्री बना दिया और उप प्रधानमंत्री बना दिया, इससे कि ये किसी प्रकार से शांत रहे और सरकार चलते रहे। लेकिन इनके मन में तो सरकार चलने देना नहीं था, ये राजनारायण के साथ मिल गए थे और उस प्रकार से और भी कुछ घटक दलों को इन्होंने मिला लिया था और लगातार ये कांग्रेस से वार्ता कर रहे थे कि आप हमको समर्थन दीजिए, हम इस सरकार को गिरा देते हैं। और कांग्रेस भी मौका देख रही थी और इसी क्रम में कांग्रेस जो 2 फार्म थे, एक यशवंतराव चौहान की कांग्रेस थी और दूसरा इंदिरा गांधी का घटक था। इन्होंने क्या किया कि मिला लिया दोनों को और कांग्रेस के समर्थन से ये प्रधानमंत्री बन गया। मोरारजी देसाई सरकार को गिरा दिया, बहुमत साबित करने के क्रम में उन्होंने उसको गिरा दिया और ये प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लिए। लेकिन संयोग देखिए कि जब ये प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए, मोरारजी सरकार को गिरा दिए, एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी जिसमें जनसंघ भी थी और इन्होंने जब सरकार गिरा दिया तो जनसंघ भी इनसे अलग हो गई। और सरकार गिरने के बाद यह तय हुआ था कि जब ही हम सरकार से शपथ लेंगे तो शपथ लेने के बाद श्रीमती गांधी के घर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हम जाएंगे कि सरकार आगे चलते रहे। श्रीमती गांधी बुके लेके अपने निवास पर बैठी हुई थी। देखिए उनका दिल, देखिए जिस व्यक्ति को चौधरी चरण सिंह ने गिरफ्तार किया वह व्यक्ति इसको प्रधानमंत्री पद पर आसीन कर दिया। ये कांग्रेस का और श्रीमती गांधी के दिल की दिलेरी थी। और जिस व्यक्ति को कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री होने के नाते इसने जेल तक भेजवाने का प्रयास किया था, वह जो है इनको प्रधानमंत्री पद पर आसीन करने का काम किया।
और इसके बाद तय ये हुआ था कि आशीर्वाद लेने के लिए श्रीमती गांधी के यहाँ जाएंगे, 12 बिलिंगटन क्रिसेंट रोड। हुआ यह कि इनके दामाद ने कह दिया कि प्रधानमंत्री आप हैं या आज प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी हैं, तो ये कि नहीं हम हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनके यहाँ क्या करने जाएंगे? यह बात इनके समझ में आ गई कि हम प्राइम मिनिस्टर हैं और हमको उनके निवास पर नहीं जाना चाहिए। तो इस ख्याल से ये सीधे प्रधानमंत्री निवास चले गए। तो ज्यों ही इंदिरा गांधी प्रतीक्षा कर ही रही थी और पता चला इंदिरा गांधी को कि नहीं, ये चौधरी चरण सिंह जो है वो शपथ लेने के बाद अपने घर पहुंच गए हैं और मेरे यहाँ आना उनको उचित समझ में नहीं आया। वो जो है प्रतीक्षा करके नेक्स्ट डे राष्ट्रपति को लिख के दे देगी कि नहीं, हम इस सरकार से जो है अपना समर्थन वापस लेते हैं। और इस प्रकार से प्रतीक्षाई करते करते ये सरकार से चूंकि समर्थन वापस ले लिया गया, इनकी सरकार अल्पमत में आ गया। इन्होंने एक दिन भी लोकसभा का मुंह नहीं देखा। प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन लोकसभा का मुंह नहीं देखा। बावजूद एक दलित व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उसको मौका जो उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने नहीं दिया। वो थे बाबू जगजीवन राम। इंदिरा गांधी चाहती थी कि जगजीवन बाबू भी प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि उनको बाबूजी भी पहले से कहा करते थे, लेकिन ऐसा अवसर जो उस समय के राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, उन्होंने आने नहीं दिया और इस प्रकार से वो लोकसभा को भंग कर दिया और आगे की चुनाव हो गई। लेकिन वह अवसर था, बहुत बड़ा अवसर था, जिसमें कि बाबू जगजीवन राम भी वहाँ प्रधानमंत्री बन सकते थे, जिस कदर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। लेकिन हमारे यहाँ जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके साथ यही विडंबना हो जाती है, तो जिसमें सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं। और इसके बाद चौधरी चरण सिंह की दो जो मिसाल मैंने दिया, इस प्रकार से इन्होंने देश के विरासत में खेल किया है। 28 जुलाई को 79 को ये प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जब सरकार गिर गई 14 जनवरी 1980 तक रहे प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में, और यह स्थिति रही। और फिर श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के रूप में आई। और इस कदर, और इन्होंने एक काम और किया, जब बीपी सिंह 1980 में मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को इनकाउंटर करने का आदेश दे रखा था सरकारी स्तर पर, तो इन्होंने मुलायम सिंह यादव को बचाने का भी काम किया था। क्योंकि मुलायम सिंह उसी समय साइकिल से इनके यहाँ दिल्ली चले गए और ये नेता प्रतिपक्ष बना दिया, चूँकि इनके पास विधानसभा में संख्या था, और इस प्रकार इन्होंने उसकी जान की रक्षा की थी। उसके बदले में क्या मिला कि मुलायम सिंह ने इनके बेटा को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया और उसको पटकनी देकर स्वयं 1989 में मुख्यमंत्री बनने का काम किया। यह स्थिति रही। और इस कार्य के लिए ऐसे कई लोग कहते हैं किसान के बहुत बड़े नेता थे, क्या थे, ये तो मूल रूप से कांग्रेसी थे, सब लोग जानते हैं। और इसके बाद इन्होंने जनता पार्टी का जो हश्र किया, ये भी सब लोग जानते हैं। अगर ऐसे कार्यों के लिए अगर भारत रत्न दिया जाता है तो सबों को दिया जाना चाहिए भारत रत्न। इस प्रकार का जो लोग गद्दारी करते हैं पार्टी के साथ, संगठन के साथ, जिसमें भाजपा भी थी जनसंघ पार्टी में, और इन्होंने पार्टी तोड़ दिया। आज वही भाजपा इनको भारत रत्न से नवाज रही है। तो सबों को मुबारक हो, और इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद चौधरी चरण सिंह को। ये देश के ऐसे ही नायक बने रहें, और फिर ऐसे ही लोग का मिसाल कायम रहे कि किस तरह दल में तोड़ फोड़ होता है और किस तरह की राजनीति चलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।